प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। मेरे छात्र हैं जो बिहार बोर्ड से हैं। और बच्चे बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड की एसएसटी अलग होते हैं, बहुत अलग है, थोड़े नहीं बहुत अलग है। चैप्टर बहुत सारे एक दो चैप्टर से दूसरे मैच करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सेम चैप्टर हो गया। हम लोग बिहार बोर्ड की बुक्स अलग है और मैं आपको एनसीईआरटी लेकर चल रहा हूँ। और एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि बच्चे अगर थोड़ा मेरे साथ पढ़ लेते हैं चैप्टर को तो चैप्टर के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये विषय बहुत टफ होते हैं, ये सब विषय सच में उतने टफ नहीं जितने कि आपके साइंस और मैथ हुआ करते हैं। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है। इसमें बच्चा जी एक बात बोल दूँ आपके लिए, तो इसमें चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप याद कैसे रखेंगे, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है आप बच्चों के लिए। तो मेरा मानना है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़ते रहेंगे। कोई चैप्टर आपका, चाहे हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। एक चीज़ बहुत ध्यान देना है कि आप इसको क्वेश्चन बैंक साथ में बहुत ख्याल से रखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, खासकर अपने बिहार बोर्ड के लेवल पर। चलिए, ये तो मेरा सोच था, विचार था बच्चों को थोड़ा इस डायरेक्शन में कैसे पढ़ना है, इसकी पर्पस आप ऐसे ही भावना से पढ़ते रहें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और ये मेरा पूरा मानना है कि आपके अच्छे मार्क्स एसएसटी यानी सोशल साइंस में आपके आ जाएंगे। 80 में 80 आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए पढ़ाइए चैप्टर को। इसमें दो पर्पस होगा, हम बुक को भी साथ में पढ़ते चलेंगे और इसके नोट्स को भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि बच्चों का नोट्स भी सुंदर से बन जाए और प्यारा सा नोट्स आपका बनते रहे, ताकि आप चीज़ें को भूलें नहीं। एक मिनट का कैमरा को सेटिंग कर लूँ मैं। चलो ठीक है। चैप्टर का नाम है इकाई 1 है और यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? देश के प्रति प्रेम होता है। जितने लोग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रवेश में रहते हैं, उनमें एकता का वाहक बनती है ये राष्ट्रवाद। ये इसकी डिफिनीशन हो गया। लेकिन हम जब यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यूरोप है क्या? यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर बहुत सारे देश आएंगे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, बहुत सारे देश आने वाले। इसमें हम लोग एशिया महादेश में आते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है यूरोप महादेश के बारे में। उसमें भी एक जगह बहुत सारे कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगानी है। और ये बच्चे जी अगर बात करें, चैप्टर रिलेट करता है क्लास 9 से, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी जो 1789 में हुई थी। तो 1789 की जो क्रांति थी उसकी, थोड़ा इसको और बड़ा किया है, और इसके राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण यानी इसका जो बीज का रोपण हो गया था यूरोप में पुनर्जागरण काल से हो गया था। लेकिन ये उन्नत रूप से फ्रांस की क्रांति से ही थी। और फ्रांस की क्रांति में थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो 1789 में हुआ था। जो लुई 16वां उसमें शासक था, जो निरंकुश शासक था, उससे जनता नाखुश थी, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। उस राजा पर, निरंकुश का अर्थ होता है जिस राजा पर कोई अंकुश न लगाया जाए। और वो राजा ऐसा था कि जनता के लिए कुछ भी नहीं करता था। देश में भुखमरी थी, फ्रांस में लोग भूखे मर रहे थे, बेरोजगारी की अपरंपार सीमा थी। लेकिन उसको सिर्फ अपने और अपने परिवार से, महल से मतलब था। महल अच्छे होने चाहिए, महल पे खर्चे कर जा रहा था, बीवी बच्चों पर खर्चा कर रहा था, लेकिन जनता के लिए थोड़ा सा भी उसको प्रेम नहीं था। तो वो राजा है क्या जिसके लिए जनता के प्रति थोड़ा सा प्रेम भावना ना हो? तो वो राजा के खिलाफ लोग लड़े। कब लड़े? पहले तो लोग लड़ते नहीं थे क्योंकि राजतंत्र था, लोग राजा के ही भगवान मानते थे। लेकिन जब लोगों में देश के प्रति प्रेम आया, देश प्रेम समझा, तो राजतंत्र को हटाया गया और ये क्रांति 1789 में हुई। लोगों में देश प्रेम आया, लोग देशों के लिए लड़े, राजा के लिए नहीं। तो ये कहानी था, उससे रिलेट करके ये चैप्टर शुरू होगा अपना। और तो देखो, एक पॉइंट और हमें थोड़ा सा जानेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद, वो तो हुआ ही हुआ। साथ में उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? यूरोप में राष्ट्रवाद जगाने में। क्यों? क्योंकि नेपोलियन साहब क्या करते हैं कि नेपोलियन के आक्रमण ने फ्रांस की राजनीतिक क्रांति को अभिजात्य वर्ग के परिधि से बाहर निकालते हैं। फ्रांस की क्रांति होती है, उसको पॉलिटिक्स से बाहर निकालकर एक अभिजात्य वर्ग के परिधि से बाहर कर आम खबर बना देते हैं। अब यूरोप में जो भी कुछ घटनाएं घटेंगी, यूरोप के जो भी देश में, फ्रांस में, सारी खबर सड़कों पर आ जाएंगी, लोग बात करेंगे आपस में। इतना मतलब उसको साधारण बना दिया ताकि लोग आपस में चलकर देश के प्रति बात कर रहे हैं। देश प्रेम की भावना का विकसित हो रहा है नेपोलियन के अभिमानों द्वारा, आक्रमणों द्वारा।
और इतना साधारण बना दिया कि यूरोप के कई राज्यों जैसे नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम से परिधि करके बाहर उसे एक रियल पॉलिटिक्स रूपरेखा प्रदान किए, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ। का मतलब है कहाँ से रास्ता खुला। आपने क्या देखा, 1789 की फ्रांस क्रांति तो था ही देश में प्रेम जगाने के लिए, साथ में नेपोलियन के नीति ने आक्रमण ने भी आम खबर बना दिया। वहाँ की जो भी घटना घट रही थी लोगों में आपस में बात हो रहा था। अच्छा, देश प्रेम कैसे होता है बच्चा जी? देश प्रेम होता है जब लोग की सारी भावना एक हो। जैसे कि मतलब यहाँ कुछ होता है किसी जनता के प्रति, किसी राजा ने प्रताड़ित किया तो बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको भी खबर हो जानी चाहिए। तो नेपोलियन ने ऐसा कुछ किया कि सारे जो भी कुछ घटना घट रही थी लोगों में खबर पहुँच जा रही थी, यानी और देश प्रेम लोगों में धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इटली और जर्मनी को एकीकरण करने में जो उसका एक रास्ता था उसको इन्होंने शुरू किया। ये कहीं ना कहीं एक होना चाहिए। एकीकरण का मतलब होता है एक करना। अब चलो उसके आगे पढ़ते हैं। लेकिन भाई ये चीज़ें कहानी इतनी छोटी नहीं है कि आए नेपोलियन और पूरा एकीकरण कर दिए और राष्ट्रवाद आ गया, ऐसा नहीं। फिर उनको वाटरलू युद्ध था, उसमें नेपोलियन की हार हुई और हार के बाद ऑस्ट्रिया की विजय शक्तियाँ ने क्या किया, यूरोप की विजय शक्तियाँ ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है वैसे? वियना है, जहाँ पर 1815 में एकत्र होती हैं और एक सम्मेलन बनाती है जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और उसका टारगेट था, ये जब से आती है तो यहाँ से नेपोलियन का अंत होता है और यहाँ से मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। और जो वियना सम्मेलन होता है तो इसमें ऑस्ट्रिया का चांसलर है वो मेटरनिख, वो अगुवाई करता है। और देश में कहानी में इसलिए आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ ताकि बच्चों का मेरा पढ़ाई ऑफलाइन हो चुका है और आपको भी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ऑनलाइन छात्र तो क्योंकि सुनते जाइए, मज़ा आ रहा है आपको, नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं करने आपको। देखो जो बातें बता रहा हूँ वही बात है यहाँ पर। जो 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। जो मेटरनिख ऐसा था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। और इस सम्मेलन में बचे बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन, रूस, फरसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी विजयी शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका मुख्य उद्देश्य था शांति संतुलन स्थापना करना। कैसी शांति संतुलन बच्चा जी? जिसको नेपोलियन के आक्रमण ने अस्त व्यस्त कर दिया था। कहीं ना कहीं लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी उसको फिर से कुचल देना और देश में फिर से पुरातन व्यवस्था ला देना, यही वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। अब मैं एक्चुअली बात करता हूँ, 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोगों में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था। और ये वियना कहाँ है बच्चे? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था उस समय? तो मेटरनिख है। और मेटरनिख के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ से ये मेटरनिख की आपको इमेज दिख रही होगी। चलो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेपोलियन की युद्धों ने समाप्त कर दिया था। किसी जैसी शांति जो वहाँ पर शांति था उसको हटा दिया था, असंतुलन आ गया था, उसको शांति से ला देना। लोगों में ये लोग जो आपस में पूरा बात विचार कर रहे हैं ये सबको नहीं, इस सबको पूरा शांत कर देना, उनकी भावनाओं को दबा देना, ये वियना सम्मेलन का उद्देश्य रहा था। और फिर से गणतंत्र एवं प्रजातंत्र को फ्रांस की क्रांति की जिदेन थी उसको हटा देना और पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, ये मेटरनिख व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। मेटरनिख व्यवस्था क्या है? मेटरनिख व्यवस्था को ही हम लोग बच्चा जी वियना सम्मेलन बोलते हैं। और इसका यही मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में फिर से, फ्रांस में फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप से नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। चलिए मेटरनिख के बारे में पढ़ते हैं, इनकी अब क्या क्या ये करने वाले हैं। चलो कहते कि मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख, यानी इटली पर मेटरनिख ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए उसे कई भागों में विभाजित कर दिए थे। जैसे कि सिसिली, नेपल्स के प्रदेश ब्रू वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था। अच्छे, ब्रू वंश के जो सम्राट थे कौन थे? फर्डिनेंड थे, उसको दे दिया था। कौन कौन सी जगह? सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स जगह किसको दे दिया गया था? ब्रू वंश के सम्राट को दे दिया गया था इनके द्वारा। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए तोड़ देते हैं ताकि छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो सभी राष्ट्र एक नहीं हो पाएगा। इनका पर्पस रहा है कि इटली, जर्मनी जो भी है ये एक ना हो पाए, इसीलिए इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया था और उसको विभाजन करके अन्य राजाओं में बांट दिए थे। जैसे कि रोम और उसके आसपास के जो राज थे पोप को सब दिया गया था। पोप कौन है? वहाँ के राज शासक हैं रोम पर जिनका अधिकार है। और
लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ। ऑस्ट्रिया का चांसलर यही है मेटरनिक साहब, इस पर उनका कब्जा हुआ। और कुछ जगह का नाम दिया है कि परमा, मोडेना और टस्कनी। चलिए क्या हमने देखा, हाँ ठीक है सर। थोड़ा मैं पानी पी रहा था बच्चों जी। चलो प्यारे बालक जी, बहुत तेज़ी इस बार मैं सोचता हूँ थोड़ा बच्चों का थोड़ा पढ़ाई थोड़ा स्पीडअप किया जाए। बहुत हमने लेट किया है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। मेरा देखिए साइंस का पूरा लेक्चर अपलोडेड है पहले से। आप मेरे संस्कृत के पूरा भी नया वर्जन भी आ रहा है 2024 का। अभी तीसरा लेक्चर फिलहाल अपलोड हुआ है पाटलिपुत्रम वैभव का, सॉरी अलस कथा का। जरूर देखें, एंजॉय करें, मजा आएगा। एक बार में चैप्टर याद नहीं हो जाएगा तो फिर आपसे कहिएगा। और मैथमेटिक्स जितना डिटेल में पढ़ा दिया गया है। हाँ कहीं कहीं पर पहला मेरा सेशन सा था, कहीं कहीं पर कुछ मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुए हैं, जिसको मैंने बहुत सारे अगले वीडियो में उसको कवर किया था, सही किया था, करेक्शन किया था। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया बच्चों का, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था। पहली बार हम यूट्यूब पर आए थे आपके लिए। और जहाँ पर हिंदी आपका कंप्लीट है, संस्कृत कंप्लीट है, मैथमेटिक्स आपका 50% से ऊपर कंप्लीट किया गया है, साइंस 100% कंप्लीट है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिट है। और बच गया SST तो इस बार आ गए हैं और आपका प्यार रहेगा, वीडियो बहुत अच्छे व्यू आएंगे तो जरूर सर इस पर काम करेंगे। तो बच्चों का थोड़ा सा प्यार तो होना चाहिए। देखो इंसान कब कुछ करता है कि थोड़ा सा कुछ बेनिफिट दिखे। बेनिफिट क्या हो जो बच्चों कम से कम व्यू ही अच्छे आ जाए, तो ये भी एक बेनिफिट है मेरे लिए। बच्चे पढ़ के अच्छा स्कोर करें, ये भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए उद्देश्य होगा। चलिए हमने क्या पढ़ा एक बार फिर आपसे रिकॉल करा दूं क्या। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों में एकता का वाहक बनती है। कहाँ पर एकता की वाहक बनती है, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप, सामाजिक रूप से रहते हैं, उनमें एकता का वाहक बनती है। अर्थात दूसरे शब्दों में बोले तो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक देश प्रेम है। और यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम क्या अपना, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब जगी थी, तो यूरोप में इसका बीजारोपण जो हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से हो गया था। लेकिन ये उन्नत रूप से कब आया था, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। मैं आपको पीछे वाला चीज़ याद दिला रहा हूँ। और फिर उसके बाद नेपोलियन आते हैं, आक्रमण करते हैं लोगों में, देश वक्त जितना वहाँ पर इटली जर्मनी था उसको एक करने का रास्ता प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ की जितनी खबर थी उसको आम खबर बनाते हैं, सड़कों पर उसकी बातें चल लेती हैं। लेकिन फिर से उनको कुछ भी शक्तियाँ यूरोप की उनको दबा कुचल देती हैं और उनका नेपोलियन का पतन होता है 1815 में। क्योंकि एक वियना सम्मेलन नाम का एक सम्मेलन बनाया जाता है, जिसका चांसलर स्टेक में होते हैं मेटरनिक। और उनका मुख्य उद्देश्य होता है जो नेपोलियन के आक्रमण ने जो शांति वहाँ पर हटा दिया था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, उसको फिर से दबा के फिर से वहाँ पर पुरातन व्यवस्था कायम करना। जिसके लिए मेटरनिक साहब क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में इटली को बांट देते हैं। कुछ जगह जैसे कि सिसिली और सिसल लिखना पड़ेगा, सिसिली और नेपल्स प्रदेश बुरवंश के फर्डिनेंड को देते हैं, राजा जो हुए वहाँ के। और रोम के आसपास का जो इलाका है उसको पोप को सौंप देते हैं। और लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हो रहती है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे थे परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश। फिर से देखिएगा, हैब्सबर्ग राजवंश कौन है, उनको दे दिया जाता है। और जिनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य भी सम्मिलित कर दिए जाते हैं। जर्मनी में बच्चे 39 रियासतों का संघ कायम रहा। रियासतों में तो छोटे छोटे इलाके जो थे उस पर संघ थे, उन पर कायम रहा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का ही अधिकार था इस पर। हर समय प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना अर्थात राष्ट्रवाद की भावना न आए, लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना न जगे। इसका बहुत ख्याल रखा जा रहा था इस वियना सम्मेलन के माध्यम से और मेटरनिक युग के माध्यम से या मेटरनिक व्यवस्था के माध्यम से। हर समय प्रयास किया था कि राष्ट्रीय की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। फिर से वहाँ पर पुरातन व्यवस्था आ गया। पुरातन मतलब वही पुरानी व्यवस्था, राजा वाला राज। और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की तो विजय हुई। वियना सम्मेलन में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की तो विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हो पाई, बहुत दिन तक नहीं चल पाई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। लोगों में देश एकता के वाहक बना, लोगों में देश की प्रेम की भावना जगी, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश प्रभावित हुए। यूरोप में जितने कंट्रीज हैं सारे देश लगभग इसे इफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति के पहले की व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां का राजा बनाया गया। यहाँ पर लुई 18वां को फिर से राजा बनाया गया। आपको बात करें कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, जहाँ पर लुई 16वां उसके राजा थे। लेकिन अब लुई 18वां उसी खानदान से फिर से नए व्यक्ति बनते हैं। लेकिन ये राजा थोड़ा अच्छे होंगे उनसे, क्योंकि ये सीखेंगे कि हमारा राजा क्यों हारे थे पहले, उनके प्रति क्रांति क्यों की गई थी, ये कुछ कमी सुधारेंगे, जिससे आपको बुक में पढ़ते तो मालूम चल जाएगा। इसमें उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझ लिया और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, जो पिछले राजा ने किया था, लुई 16वां ने किया था।
उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के जो देखो प्रतिक्रियावादी लोगों के बीच में और सुधारवादी के बीच में एक बीच का रास्ता निकाला और प्रयास किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, लुई अठारहवां ने 2 जून 1814 को, फिर से याद कीजिएगा, 2 जून 1814 को वियना सम्मेलन को हुआ था 1815 में। जो भी डेट आएंगे बच्चे इसको पर्पस एकदम प्रॉपर याद रखने, आपको हिस्ट्री में मजा आ जाएगा आपको। 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसमें जारी कर दिया जाता है जो ये लोग हित में होगा, प्रतिक्रियावादी और समाजवादी सुधारवादी हैं उनके बीच का ये रास्ता होगा। ऐसा ही इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया जो उसमें जनता के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, उस पर पुरातन व्यवस्था न थोपी जाए। ये लुई अठारहवां का टारगेट रहा, जो 1848 ईस्वी तक चला, जो 14 में घोषणा हुई और 1848 तक चला। चार्ल्स एक्स, लेकिन अब क्या हुआ कि तक चला 1847 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे, लेकिन चार्ल्स एक्स के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए। वो आया तो इसमें जो संवैधानिक घोषणा पत्र बनाए गए थे लुई अठारहवां के द्वारा, जो जनता के लिए अच्छा था, इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया और 1837 की क्रांति के रूप में सामने आया। ये जब भी कोई चीज़ में चेंज आता है तब बच्चा कोई ना कोई क्रांति आती है, कोई ना कोई रिवोल्यूशन आता है। यहाँ पर रिवोल्यूशन कौन सा आने वाला है, 1830। ये कहानी बहुत पेपर में आपसे पूछा भी गया था, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 1830 क्रांति की लहर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ल्स 10 के द्वारा परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो चार्ल्स एक्स भी कुछ गलती करेंगे तो भाई जनता तो सबक सिखाती ही है सबको। चलिए अब वही 1830 क्रांति जो है जुलाई 1830 की क्रांति कहा था, ये क्या है, इसका विवरण देने के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, तो वही लिखना है आपको जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे जैसा किया जाएगा जो अब तक हमने पढ़ा, चलिए एक बार में लिखेंगे नोट्स को, पहले थोड़ा यहाँ तक पढ़ लेते, कम से कम 1837 की क्रांति पढ़ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट्स आपको दिखाएंगे और नोट्स कैसे बनाना है बच्चे वीडियो बना रहिएगा, आपको टोटल आंसर क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है, परेशान नहीं होना है। इसके एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा चैप्टर को फिनिश किया जाए और अगला जो लेक्चर आएगा आपका उसमें हम लोग वन शॉट, एक मिनट थोड़ा ये कर दूँ मैंने, तो फिर से क्या होगा, कोई कॉल आ जाएगा तो बच्चे जी अपना वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको फ्लाइट मोड कर दूँ। चलो अब क्या है जुलाई 1830 क्रांति के तक, देखो भाई आपने समझ गया कि ना लुई अठारहवां ने एक अच्छा संवैधानिक घोषणा पत्र बनाया था, जनता के हित में था, लेकिन उसमें कुछ चेंज किया जा रहा है, इनके द्वारा चेंज किया जा रहा है। तो बच्चे जी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। चलिए चार्ल्स एक्स एक कैसे राजा है, एक निरंकुश है जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। निरंकुश का अर्थ होता है जिस राजा पर कोई अंकुश ना लगाया जाए, जो राजा मनमौजी हो, अपने मन की करता रहे, उसको बोला जाता है निरंकुश। और प्रतिक्रियावादी है भाई, अगर जनता कोई भी काम करेगी तो प्रतिक्रिया करेगा, ऐसे राजा तो होना नहीं चाहिए। अब क्या किया ये राजा निरंकुश चार्ल्स एक्स क्या करते हैं, फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं। और इसको काम करने के लिए उनका करते हैं अपने शासनकाल में एक संवैधानिक लोकतंत्र की राह पर में गतिरोध जो उत्पन्न हो रहे थे, उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी एक पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सारी चीज़ों की जो भावना जग रही है उसको दबाने के लिए एक प्रधानमंत्री तैयार करते हैं, जो प्रधानमंत्री का नाम क्या है, पोलिग्नेक। अब प्रधानमंत्री बात है पोलिग्नेक ऐसा व्यक्ति है बच्चा जी, पोलिग्नेक ने क्या किया, जो पूर्व लुई अठारहवां द्वारा जो स्थापित समान नागरिक संहिता था जिसमें लोगों को समान अधिकार दिया गया था, उसके स्थान पर ये उसको हटाकर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज कर रहा है राजा, ये प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं जनता में तो भैया आक्रोश आएगा ही आएगा। जो और क्या करता है, ऐसा शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर देता है और उसको स्थापना को करने के बाद शक्तिशाली अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार से विभूषित करता है। विशेष अधिकार का मतलब जो नियम कानून बना रहे हैं उस कानून को बहुत बड़ा एक पावर दे रहा है, एक उसको इतना पावर दे रहा है कि जो चाहे वो कर सकता है। इस कदम से उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। अब इससे उदारवादी लोग को बहुत तकलीफ हुआ। उदारवादी किसे कहते हैं, उदारवादी वे लोग होते हैं जो देश में विकास चाहते हैं, जो देश में विकास की भावना का उम्मीद करते हैं, जो देश के में विकास की भावना चाहते हैं उसे उदारवादी लोग कहते हैं। और षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधि सदन के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 के षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष, अब यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और आपको पता है कि भाई चार्ल्स एक्स जो है निरंकुश शासन है, प्रतिक्रियावादी है। अब जनता यहाँ पर असंतोष जाहिर कर रही है, लेकिन चार्ल्स एक्स भाई कोई सब विरोध पसंद नहीं है। इस विरोध के खिलाफ क्या करेगा वो 25 जुलाई 1830 में, फिर से याद कीजिएगा 25 जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश 4 उसने कानून लाया और जिसमें उदारवादियों का गला घोटने का प्रयास किया गया। इससे क्या हो गया,
अगर किसी का हम गला घोटने का प्रयास करें तो जाहिर सी बात है जनता में असंतोष की भावना फैलेगी। सारे उग्रवादी लोग मिलकर इस खबर से पेरिस की में एक क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 में, फिर से देखिएगा 28 जून 1830 में आप पढ़ने जा रहे हैं जुलाई की क्रांति। इसे जुलाई क्यों बोला गया? क्योंकि जो घटना घट रही, जो क्रांति की लहर दौड़ी पेरिस में 28 जून 1830 में दौड़ी, वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। घर में ही लोग आपस में क्रांति शुरू कर दिए राजा खिलाफ 1830। इसी के कारण इसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसका परिणाम हुआ कि चार्ल्स गद्दी को छोड़कर भागना पड़ गया और वो इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस में बुरबोंस का शासन का अंत हो गया। अब कोई बुरबोंस का शासक नहीं बनेगा। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए? वहाँ पर एक नया शासक आया जिसका अर्लेंस वंश का शासक को गद्दी सौंप दी गई। इस वंश के शासक जो था लुई फिलिप था, जो उदारवादियों और पत्रकारों की पेरिस की जनता का समर्थन उसके प्राप्त थी और उसने क्या किया कि उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र में निर्मित रहा हो, यानी ये उदारवादियों के साथ मिलकर चलेगा। हमने यहाँ तक पढ़ा बच्चा जी जो क्रांति था ये। अब इसके प्रभाव क्या है थोड़ा भी देख लीजिए जाए। अभी आपको याद करा दूँ क्या चैप्टर को, अभी कभी याद करा दूँ क्या 1830 क्रांति? देखो अभी याद कर रहा हूँ मैं, इसको बंद कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। कैसे याद रखना है आप याद करेंगे बच्चा जी। जुलाई 1830 क्रांति, तो जुलाई 1830 क्रांति भाई वास्तव में देखा जाए तो कब हुआ था? 28 जून 1830 में हुआ था। लेकिन जुलाई क्रांति क्यों बोला गया? क्योंकि चार्ल्स जो है निरंकुश शासक है और वो प्रतिक्रियावादी है और जनता में जो भी राष्ट्रवाद की भावना जग रही है इसको दबाने के लिए क्या करता है? पोलिग्नी को प्रधानमंत्री बनाता है। पोलिग्नी क्या करता है? जो पूर्व में लुई 18वां द्वारा जो अच्छे काम किए गए थे, जो अच्छा शासन समान नागरिक संहिता बनाया गया था, उससे हटाकर क्या किया? एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना करता है पोलिग्नी, जिससे उग्रवादियों में असंतोष पैदा होता है, वो लोग विरोध करते हैं। तो इसके खिलाफ क्या करता है चार्ल्स? एक संविधान में सदन में 4 अध्यादेश पारित करता है जिसमें उग्रवादी जितने लोग हैं उनका गला घोटने का प्रयास किया है, जिससे क्या होता है कि पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ जाती है। कब दौड़ जाती है? 28 जून 1830 में दौड़ जाती है। जिससे क्या होता है बच्चे जी, इसे 28 जुलाई जिसे जुलाई 1830 की क्रांति का नाम दिया गया और इसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया था बच्चे जी। यही कहानी था। अब भाई वहाँ पर चार्ल्स एक से जो उनको गद्दी छूट के भागना पड़ा, कहाँ भागे? तो इंग्लैंड। ये कहानी था। परिणाम क्या हुआ कि इसके भाई अब एक नया शासक बना आर्ले वंश का जिसका नाम है लुई फिलिप। अब ये बने हैं तो इस क्रांति का परिणाम भी थोड़ा देख लीजिए। प्रभाव, इस क्रांति का प्रभाव क्या था? तो इस क्रांति के प्रभाव बच्चे जी कट्टर सत्तावादियों का प्रभाव तो कम हो ही रहा था, साथ में बच्चे जी मध्य वर्ग और लोक संप्रदाय सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। जितना वियना सम्मेलन के लिए पूरा ये किया जा रहा था कि पुरातन व्यवस्था ये लाना है वो लाना है, इसको पूरा निर्मूल सिद्ध कर दिया, उसे बेकार कर दिया। इसके प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ, लोगों में देशभक्ति का प्रेम जगा। इसके 1830 क्रांति के कारण लोग में बच्चे जी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन का मतलब था कि पूरा जोर से विकास हो, लोगों में एकदम एकता का वाहक बनना शुरू हो गया। और जो भी एकीकरण की बात हो रहा था इटली का, जर्मनी का, उसका रास्ता भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर हो रहा था। साथ में यूनान, पोलैंड, हंगरी तथा तत्कालीन व्यवस्था की जो प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव से। अब देखो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पर तो इटली जर्मनी में एकीकरण की मांग थे तो पूरा ये तो यूरोप आएगा ही आएगा। साथ में यूनान, पोलैंड, हंगरी की तत्कालीन जो व्यवस्था थी वहाँ भी राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण वहाँ भी आंदोलन उठ गए थे। वहाँ के लोग में भी आवाज़ उठा रहे थे अपने राजा के खिलाफ, अपने चांसलर के खिलाफ। जो लुई फिलिप बना उसके खिलाफ भी आवाज़ उठने लगा। तो हम जहाँ तक पढ़े बच्चे कम से कम यहाँ तक नोट्स बना एक बार। अब देखिए आपको डबल बेनिफिट क्या होने वाला है। आपने क्या किया बच्चे पूरे चैप्टर को समझा, टॉपिक पढ़ा, मेरे साथ पढ़े। अभी थोड़ा वीडियो को आराम से चले। सर के थोड़ा ये टाइम का भाव है तो सर थोड़ा लेक्चर फास्ट चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में कंप्रोमाइज़ करेंगे सर आपसे। पूरा आपको सबसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा और ये कंटेंट में इतना क्वालिटी काम किया जाए कि बच्चा जब मेरा भाई कोई पढ़े मेरे चैनल से, मेरा कोई छात्र ऑफलाइन का हो या ऑनलाइन का हो, तो जो उसके अच्छे मार्क्स आ जाए, इसके पर्पज़ से मैं मेहनत किया हूँ। तो आप इस नोट्स को बना लेंगे। पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, जब आप इतिहास पढ़िए तो थोड़ा इतिहास पर जान लीजिए। चलो ये राष्ट्रवाद है। जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु था इसमें टारगेट किया गया है, छोड़ा कुछ भी नहीं गया है।
लिखने के दो फायदे हैं, आपके तो हेड राइटिंग बनेंगे ही बनेंगे, साथ में जिसके क्वेश्चन आंसर इसको भी साथ साथ में मैं लेके चला हूँ। ये हो गया ना पूरा फ्रांस यूनिवर्सिटी के तहत, चलो हो गया था इधर का। मेरा हमेशा टारगेट रहेगा बच्चा जी कि आपको ये मेटरिंग व्यवस्था था जो जिसके काम में था कि भाई पुरातन व्यवस्था लाओ। मेटरिंग व्यवस्था का मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, कोई चेंज नहीं आने देना है, शासन भी करते रहना है। मेटरनिटी क्यों क्या है तो आप ये बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को उधर भी कंप्लीट किया गया है। आपको एग्जाम में चाहिए पॉइंट पॉइंट में आंसर ही लिखना है जब पूछा जाए तो। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाए जुलाई 28 से क्रांति के विवरण दे, 5 नंबर क्वेश्चन है तो आप पॉइंट पॉइंट बना के आंसर, तो पॉइंट बनाने से क्या होगा एग्जामिनर को बच्चे तुरंत उस पर नज़र पड़ेगा, दौड़ेगा और एग्जामिनर उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेगा। राइटिंग आपको बहुत अच्छे होने चाहिए बच्चा जी। आप हमारा कंपेयर मत करना है सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, चलेगा, आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है। चलो परिणाम भी उसके लिख दिया हूँ। चलो ये तो हो गया। आप कब से उदरवादी पढ़ रहे थे, थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए। उदरवादी वे होते हैं जिन पर लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदरवाद तेज बदलाव और विकास को ये चाहते हैं जल्दी देश में तेज बदलाव और विकास हो। उदरवादी क्या चाहते हैं, तेज और विकास हो देश में। रूढ़िवादी क्या होते हैं, रूढ़िवादी ये सब थोड़ा आगे टर्म यूज होने वाले हैं तो इनकी डिफिनेशन भी समझ लीजिए। रूढ़िवादी का मतलब होता है ऐसा भी राजनीतिक दर्शन जो परंपरागत संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीमा विकास की प्राथमिकता। धीमा विकास होगा चलेगा ये इनको। और विचारधारा क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होती हैं, ये खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता क्या है, ये थोड़ा कुछ है जो सीबीएसई में से भी कंटेंट डाल दिया हूँ ताकि कभी बिहार बोर्ड का मूड बदले तो आपसे क्वेश्चन न छूटे। अब जागीरदारी क्या है, जागीरदारी क्या है, इसके तहत किसान, जमींदार और उद्योगपतियों द्वारा तैयार किए सामान कुछ हिस्सा का टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है, जागीरदारी कहलाता है। हो गया, इसको भी नोट किया आपने। अब देखो 16वीं शताब्दी में यूरोपियन समाज दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से समाज में, एक था कुलीन वर्ग और एक था कृषक वर्ग। और कुलीन वर्ग के बारे में किसी के बारे थोड़ा कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी आपको दिया गया है ताकि बच्चे मेरा जब पढ़े तो अरे कुछ तो कंटेंट आपको तगड़ा मिलना चाहिए। हो गया, यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब चलो अब हम बात करेंगे बच्चे जी, ये टॉपिक जो अपना रहे हैं ना 1848 वाला। तो पहले तो सर हर बार की तरह वही बात आपने देख लिया, चार्ल्स के खिलाफ जनता ने कैसे आवाज़ उठाया। इनके प्रधानमंत्री अच्छे नहीं थे, चेंज किया जा रहा था लुई 18 के जो भी संवैधानिक घोषणा पत्र था उसको। अब 1848 वाला क्रांति लुई फिलिप के खिलाफ होगा। अब ये कैसे, ये तो उदारवादी लोग के खिलाफ तो है, ये शासक हैं, ये उदारवादी लोग का तो भाई समर्थन करते हैं, लेकिन ये महत्वाकांक्षी भी हैं। और विरोधियों को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया, तो लुई फिलिप ने किया। कब किया, तो किया और 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था, तो भाई उसको बनाया था किसने ने, चार्ल्स ने। लेकिन यहाँ पर गीजो को प्रधानमंत्री कौन बना रहे हैं, लुई फिलिप। जो क्या है, गीजो एक जो कट्टर प्रतिक्रियावादी है, वह किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। नहीं चाहता है कि समाज में कोई अच्छा विकास हो, कोई सुधार हो, कोई सामाजिक सुधार नहीं चाहता है। लुई फिलिप के और गलती था, ये क्रांति होने करने की और गलती था कि वो पूंजीपति वर्ग को साथ में रखना पसंद किया, जिनको मतलब राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया जिनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है उसको आप मंत्रिमंडल में रखोगे तो जनता के लिए जाहिर सी बात है कुछ नहीं करेंगे, और जनता के लिए कुछ नहीं हो तो भाई जनता तो भाई बिल्कुल परेशान हो जाएगी। और उनके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं थे लुई फिलिप के पास, और उनके पास कोई विदेश नीति भी अच्छी नहीं थी, और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी। उनके शासनकाल में सबसे बड़ा मुद्दा था कि भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। इसीलिए बच्चा जी गीजो की आलोचना होने लगी। गीजो जो प्रधानमंत्री बनाया गया था इसकी आलोचना होने लगी, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया
और सुधारवादियों ने क्या किया, 22 फरवरी, इसको मतलब नीचा दिखाने के लिए 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, पेरिस जगह है, थियर्स एक व्यक्ति है, इनके नेतृत्व में, इनके रिप्रेजेंट में विशाल भोज का आयोजन किया गया। जहाँ देश में भूखमरी हो रही है तो उनको अपमान दिखाने के लिए, गिरजियों को मतलब एहसास दिलाने के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप खिलाफ नारा लगाया गया, उनको मजबूर किया गया, जिससे लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। और अंततः 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड चला गया। और उसके बाद एक गणतंत्र घोषणा पत्र जारी करते हुए 21 वर्ष से ऊपर जितने लोग थे उन सबको वोट डालने का, वयस्कों में सिर्फ पुरुषों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त किया गया, दे दिया गया। और उनको एक और काम किया गया, उनको काम के अधिकार की गारंटी दी गई, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। गणतंत्रवादियों के नेता लमार्टिन और सुधारवादियों के नेता लुई बेला सिगरी दोनों मतभेद हो गया। एक दिक्कत ये हुआ कि गणतंत्र बना लेकिन दोनों में मतभेद शुरू हो गया। और लुई नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया। कौन सी? 1848 वाला, बल्कि पूरे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड के भी इस क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए। इटली, जर्मनी में के उदारवादियों ने बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। ये लोग भी देखिए, लोगों में आक्रोश तो ही है। अभी ये लोग एकीकरण वाला बात को मुद्दा उठाए और जो सबके लिए अच्छा था। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते, तो इसको हम नोट करेंगे नोट्स में। अपना टॉपिक शुरू होगा, इटली में एकीकरण। इटली में एकीकरण करना है तो चलिए, दो कारण तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों अपने अच्छे से पढ़ लिया, याद भी होगा। और SST है तो बिल्कुल आपको पढ़ते भी रहना है, टीचर के पढ़ाने से कुछ होगा नहीं। अभी पढ़ाएंगे आपको अच्छा लगेगा, याद रहेगा, लेकिन रिवीजन करना सारे विषय में आपका जरूरी है। लेकिन ज़्यादा मैथमेटिक्स में करना है, साइंस में करना है, संस्कृत को भी थोड़ा ध्यान रखना है, हिंदी को भी ध्यान लेके चलना है, और SST भी थोड़े थोड़े आपको पढ़ते रहना है। और समय बचाकर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आप पढ़ते रहें, अच्छा रहेगा। इटली का एकीकरण, चलो हम पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण कैसे होगा, तो चलो। 19वीं शताब्दी के आरंभ में एकमात्र ऐसा भौगोलिक अभिव्यक्ति था इटली, जहाँ पर कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। स्वतंत्र मतलब अलग अलग राज्य थे। यही कारण था कि वहाँ पर अलगाववाद की भावना थी, एकता की भावना नहीं थी। अब उसको एकता की भावना लाना है, उसको एक करना है। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में बहुत सारी समस्या थी, जैसे कि भौगोलिक समस्या थी, कुछ अन्य समस्या भी थी, जैसे कि इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी था। वहाँ पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप बहुत, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था ये ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। अतः एकीकरण के विरोध असंभवित था वहाँ पर, कि भाई इतना सारा भौगोलिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, साथ में विदेशी राष्ट्र का भी हस्तक्षेप है। इधर इटली की राजधानी जो था रोम पर भी पोप का प्रभाव था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से हो, जबकि न कि शासकों के नेतृत्व में। कोई शासक के नेतृत्व में वहाँ का एकीकरण ना हो, मेरे धार्मिक दृष्टिकोण से हो। ये पोप की इच्छा था। इसके अलावा अनेक आर्थिक प्रशासनिक विसंगतियों भी वहाँ पर मौजूद थी। ये सब बाधा थे, इटली में एकीकरण की सब बाधाएँ थी। चलो, फिर भी इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता की विकास हो रहा था। इसके बावजूद भी, इतनी समस्या होने के बावजूद भी, फ्रांस में होने वाली घटनाएं का भी प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। फ्रांस में जितनी घटनाएं घट रही थी, जो भी क्रांति हो रहा था, उसका प्रभाव इटली पर पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली में जागरण का एकीकरण का प्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली में जो सैन्य अभियान था नेपोलियन का, ये बहुत अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन दिया जरूर। इटली के विजय में
नेपोलियन ने इटली के विजय के पश्चात ही नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया, जैसे कि सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य तथा ट्रांसपेडेन गणराज्य। और वहाँ पर जो भी एहतियात था उसको चुस्त दुरुस्त किया, वहाँ पर उसको अच्छे बनाया, सड़कें अच्छी बनाई और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन का दिन लाया। इसी कारण वहाँ जागृति आई, लोगों में जागरण फैला, लोगों में देशभक्ति भावना जगने लगी। नेपोलियन फिर भी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 में। वो वियना सम्मेलन के माध्यम से पढ़ रहे थे ना। हाँ, इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। किसके द्वारा? 1815 में जो वियना सम्मेलन था, इसके द्वारा क्या किया गया, इटली को पुराने रूप में लाने के लिए उसको 2 राज्य पिडमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। ये लोग वहाँ पुरातन व्यवस्था लाने के लिए इटली पिडमाउंट और सर्डिनिया को एक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इटली एक हो रहा है। 2 राज्य उसको ये लोग एक किए, लेकिन एकीकरण का रास्ता तो यहाँ से तय होना शुरू हो गया। इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्य संवैधानिक सुधारों के लिए वहाँ पर कुछ नागरिक वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गए। 1820 में लोग चाहते थे कि यहाँ पर कुछ नागरिक सुधार हो, लोगों के लिए कुछ काम हो। इसीलिए वहाँ पर एक गुप्त कर्मचारी दल का गठन किया गया, जिसको राष्ट्रवादियों ने किया था। राष्ट्रवादी कौन होते हैं? जो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, जो राष्ट्रवादी होते हैं लोग, जिनके उद्देश्य से प्रेम होता है। उन लोग का उद्देश्य था, कर्मचारी दल का उद्देश्य था कि राजतंत्र को नष्ट कर देना है और वहाँ पर गणराज्य की स्थापना करना है, वहाँ पर आज़ाद देश स्थापित करना है। और इसका प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जो था जोसेफ मेजनी था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो गुप्त कर्मचारी दल है इसका संबंध किस नेता से है, तो जोसेफ मेजनी से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव इटली भी अछूता नहीं रहा। 1830 वाला क्रांति आपको पूरा पढ़ाए थे, जो चार्ल्स एक्स के खिलाफ हुआ था, जहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना था? पोलिग्निक बना था। उदारवादी लोगों का गला घोटने का प्रयास किया गया था, इसीलिए वो क्रांति हुई थी। तो ये भी इटली भी से प्रभावित हुआ था। यहाँ के नागरिक आंदोलन शुरू कर दिए थे। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करके उत्तरी और मध्य इटली को एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उस आंदोलन को दबा दिया, कुचल दिया और मेजनी वहाँ से हार कर पलायन कर गया, चला गया। लेकिन मेजनी ने हार नहीं माना। मेजनी कौन है, इनका आप इमेज देख सकते हैं। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का एक समर्थक था, जो योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बेहतर समझ नहीं रखता था। उसमें दिक्कत रहती कि वो जो मौजूद वहाँ की राजनीति थी उसको समझ नहीं रख पा रहा था। वह एक उसमें आदर्शवादी गुण तो बहुत थे, लेकिन व्यवहारिक गुण बहुत कम थे। और ये क्या है, एक योग्य सेनापति, एक सैनिक वाला इंसान है ये। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी और 1831 में उसने यंग इटली की स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो 1831 में। इसका किसने किया था, तो भाई मेजनी ने किया था। इस संस्था ने क्या किया कि भाई नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर देना था। किसका उद्देश्य था? यंग इटली का जो संस्थापना था, इसका उद्देश्य था। तथा संयुक्त गणराज्य का स्थापित करना, इससे यंग इटली का उद्देश्य था। फिर क्या किया गया? 1834 में यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन किया गया मेजनी के द्वारा। यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया गया इस गठन के द्वारा। 1848 में फ्रांस सहित पूरे यूरोप की क्रांति में दोहराया। तो मेटरनिख भी अंततः, अब मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया चांसलर था, उसको यहाँ जगह छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हो गया। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक जो चार्ल्स एल्बर्ट थे वो अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर में था। इन विचारों में के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का जो रास्ता था बच्चे जो क्या हो गया, रुक सा गया, क्योंकि अब बहुत सारे राजा थे जो इटली में, उनमें क्या है, मतभेद होना शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अभी करना थोड़ा संभव लग रहा था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह वहाँ से पलायन कर गया, यानी इसके जो टारगेट थे अधूरा रह गए। यानी इटली जो था पहले चरण में एक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो हुआ भाई, जैसे कि सर्डिनिया और पिडमाउंट एक हो चुका है। अब बाकी लोगों में थोड़ा चल रहा है भावना। अब इसका हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। दूसरा चरण में कौन आएंगे, तो यहाँ पर 1847 ईस्वी में एकीकरण के लिए प्रयास में असफल रहे। एकीकरण का जो प्रयास था सफल रहा, परंतु धीरे धीरे इटली के आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीयता भावना का तीव्र होने लगी। इटली के सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुएल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा
कि सर्डिनिया पिडमॉन्ट के जो नया शासक कौन बने थे, विक्टर इमैनुअल बने, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। और ये क्या करते हैं, ये सब एकीकरण करने के प्रधानमंत्री बनाते हैं और काउंट कपूर को प्रधानमंत्री पर नियुक्त करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि काउंट कपूर को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल ने। तो ये थोड़ा चैप्टर होगा आपके लिए लंबा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में इसको पढ़ लेंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, अब इसके बाद खाली जर्मनी के एकीकरण चलेगा, जो आसान होगा आप लोगों के लिए। मेन टॉपिक यही था। तो अब थोड़ा इसके आगे पढ़ के आएंगे हम, यहाँ से इसको लेक्चर 2 में कर लेंगे। तो समय कम था इसीलिए वजह, नहीं तो इसको लेक्चर 1 में ही करने का टारगेट था, लेकिन लेक्चर 2 आएगा अपने यहाँ से, और इसके बाद ये चैप्टर का फिनिश कर दिया जाएगा। जितना आपने पढ़ा यहाँ तक नोट्स आप बना के जाएँ, और बाकी विषय को भी आप सेल्फ स्टडी करते रहें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इटली के एकीकरण तो आपको एक बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं तो मैं क्या करता हूँ, पूरा नोट्स को इसमें आपको बनवा देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। ये सब आपने अभी जस्ट पढ़ा है तो आपको याद भी होंगे। इसका दूसरा चरण कल पढ़ा जाएगा। हम काउंट कपूर से यहाँ से पढ़ेंगे लेक्चर 2 वाले में। चलो, नोट्स रेडी हैं आपके लिए, टेंशन नहीं लेना, इतने को नोट्स आप बना लें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।